myself सुशील जैन and welcomes you in ChemVeda। और जो बच्चे पहले से वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि हम मोल कंसेप्ट के एप्लीकेशंस कंटिन्यू किए हुए हैं, और जो स्टूडेंट्स आज ही वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बता दूं कि हम फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कुछ केमिस्ट्री के कंसेप्ट सीख रहे हैं, और उन्हीं के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हम सीख रहे हैं मोल कंसेप्ट, और उन्हीं के एप्लीकेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो जिन बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है वो पहले मेरी पहली वाली वीडियोस को जाकर देख सकते हैं चैनल पर। प्लेलिस्ट में आपको 11th की सारी वीडियो मिलेगी, और उसके बाद आप इस टॉपिक पर आ सकते हो। सीधा आप इस टॉपिक को देखोगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, तो आपको वीडियो कुछ अच्छी लगेगी नहीं। ओके, तो कोशिश कीजिएगा कि पहले आप सभी वीडियोस को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आए। प्रीवियस वीडियो की लिंक जो है वो आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, इसके अलावा आपके लिए एक और न्यूज़ है। कल मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पेज आप ज्वाइन कर सकते हो ChemVeda, उसका लिंक भी आपको वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसका फायदा आपको ये होगा कि आप यहाँ पर अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने डाउट्स भेज सकते हो जो टेलीग्राम पे आप नहीं भेज पा रहे थे, तो यहाँ पर आप मैसेजेस को और अपने नोट्स वगैरह को भेज सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको फेसबुक चैनल के बारे में बताया है, ताकि आप वहां मुझसे कनेक्ट हो सके वीडियो के अलावा भी। ओके, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं शायद कमेंट में नहीं पूछना चाहते हैं, तो वो अलग से वहां पर मैसेज से मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है बहुत थैंक यू वेरी मच, वो मेरी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब उन्हें पढ़ने में मजा आ रहा है। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया है, वो भी कीजिए। उनको भी उम्मीद है कि आगे पढ़ने में मजा ही आएगा, कोई इतना खराब नहीं लगेगा वीडियो हमारा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए काम पर आते हैं, वरना कहोगे सर बातें बहुत करते हैं, काम बहुत कम करने लग गए हैं। तो पहले काम करते हैं, फिर मौका मिलेगा तो बात करेंगे, वरना बात करने के लिए पूरी उम्र हमारे पास अभी पड़ी है। चलिए ठीक है, तो एप्लीकेशंस में आज जो हम मोल कंसेप्ट की एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। बहुत ही आसान टॉपिक है भैया, बहुत बहुत आसान है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। आसान तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। जो बच्चे जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन तो श्योरली मिलता है भाई, बिल्कुल श्योर है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है बच्चों को जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो, बच्चों को थोड़ा टाइम लगे कैलकुलेशन करने में, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा भी हो कि बच्चे कैसे कर रहे हैं इसको। लेकिन अगर आप बेसिक कंसेप्ट को समझ लोगे, बिल्कुल सिंपल मेथड से समझ लोगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको अच्छे से इस टॉपिक के बारे में समझा पाऊं। उम्मीद रहेगी कि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए एक वर्ड का जिसका हमने सुना है नाम, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सुना है ना? जो हमें क्या बताती थी, जो हमें ये बताती थी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है सिंबॉलिकली, और कितना अमाउंट उसका लिया है। अमाउंट को किस में दिखाते हैं? मोल्स में दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में, या मास में भी दिखा सकते हैं, वॉल्यूम में भी दिखा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या करती है? केमिकल इक्वेशन हमें रिलेशन बताती है, एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बताती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इन द टर्म्स ऑफ मोल। अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो वो हमें कैलकुलेशन रिलेशन दे रही है हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास 2a + 3b है, और इससे मान लीजिए मेरे पास 4c + 5d बनता है। तो ये हमें क्या बता रहे थे? हमें इतना अमाउंट a का लिया, इतना अमाउंट b का लिया, उससे हमें इतना अमाउंट c का मिला और इतना अमाउंट d का मिला। तो ये हमें क्या बता रही है? क्वांटिटेटिव रिलेशन बता रही है। किसके बीच में? रिएक्टेंट है प्रोडक्ट के बीच में। ओके, तो वो जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है उसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री जो है हमारा वो एक ग्रीक वर्ड है, और जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को मेजर करना। और जो ये नंबर है आपके, इन नंबर्स को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है? डेफिनेशन समझ आई थोड़ी बहुत कि स्टोइकियोमेट्री होती क्या है और स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होते हैं। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? ये आपको मेजर करने में जो चीज हम मेजर कर रहे हैं, अमाउंट मेजर कर रहे हैं, उसके बारे में बता रही है। और स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होते हैं कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो आगे किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कोफिशिएंट लिखे होते हैं, उन कोफिशिएंट को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हाउ टू कैलकुलेट देम, और क्या हमें पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की कि कैलकुलेशन कैसे कैसे हम कर सकते हैं। देखिए भाई, होता यह है कि आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में
अगर हमें अमाउंट का रिलेशन बताना है तो अमाउंट का रिलेशन 4 तरह का हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? एक तो हम वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशंस इस तरह से करेंगे जिसमें मास और मास के बीच में रिलेशन होगा, या वेट भी बोल सकते हो आप कि मास और मास के बीच में रिलेशन होगा। ये मैं रिलेशन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखता हूं, आर एल और एल के ऊपर एन, तो ये रिलेशन बन जाता है। तो मैं इस तरह से लिखता हूं रिलेशन को। तो एक तो ये कैलकुलेशन हो सकती है जिसमें मास और मास को हम रिलेट करेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। दूसरा क्या हो सकता है इसी तरीके से, दूसरा हो सकता है आपका ऐसी कैलकुलेशंस जिसमें हम वॉल्यूम और वॉल्यूम को आपस में रिलेट करेंगे। ये मोस्टली हम कोशिश करते हैं गैसियस केसेस में, जहां पर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, गैस है। ओके चलिए, उसके अलावा फिर तीसरा क्या हो सकता है हमारा, तीसरा हो सकता है हमारा ऐसी कैलकुलेशन जिसके अंदर मास और वॉल्यूम दोनों के बीच में रिलेशन होगा। ठीक है, ये हमारी थर्ड पॉइंट हो गया जहां पर मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होगा। और लास्ट जो हमारा है इंपॉर्टेंटली वो क्या है, ऐसी कैलकुलेशन जिसमें हमारा मोल्स और मोल के बीच में रिलेशन होगा। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है और आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। मास की टर्म में दिया हुआ है तो कोशिश कीजिए मास की टर्म में कैलकुलेट कर लीजिए, वॉल्यूम की टर्म में दिया हुआ है तो कोशिश कीजिए वॉल्यूम की टर्म में कैलकुलेट कर लीजिए, या मास और वॉल्यूम की टर्म में दिया हुआ है तो वहां से आप सोल्व कर सकते हो। वरना सबसे बेस्ट कौन सा है आपका, मोल और मोल के बेस में है कि आप बाकी सभी क्वांटिटीज को पहले मोल में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही मेथड सिखाऊंगा करने का। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराऊंगा आज, एक या दो क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे आज जिसमें आपके मोस्टली स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का टॉपिक समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से करना है। पहले मैं एक इजी क्वेश्चन लूंगा जिससे आपको मेथड समझ में आए, फिर मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लूंगा जिससे आपको थोड़ा सा डर खुल जाए कि टॉपिक को करना कैसे है। ओके चलिए, तो इसको साफ करते हैं और आज का एक न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं। तो चलिए अब आपके लिए लेके आते हैं एक न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पहला क्वेश्चन जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, जो स्टेप्स हैं वो भी लिखूंगा पहले में, फिर उन्हीं स्टेप्स को बार बार अलग अलग क्वेश्चंस में सोल्व कर सकते हो। जो चेंज होगा थोड़ा बहुत मैं उनमें बताता रहूंगा आपको। ठीक है चलिए, देखिए ये कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब कि ये प्रोडक्ट है, बाय कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, जलाना, और जलाने के लिए क्या चाहिए होती है हमें, ऑक्सीजन गैस। कुछ बच्चे सर आग, आग तो चाहिए बेटा, लेकिन आग भी कहां जलेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन चाहिए हमें। और जलाना किसको है, मीथेन गैस को जलाना है, जिसका अमाउंट कितना है 16 ग्राम, यानी मास दिया हुआ है। तो मतलब रिलेशन कौन सा करेंगे यूज, मास मास वाला। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था कि स्टोइकियोमेट्री किससे रिलेटेड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो लिखते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इतना तो आप पढ़ के आए हो बेटा, CH4, 10th में पढ़ा है आपने। जलाने के लिए क्या यूज करनी है, ऑक्सीजन। बनता क्या है, CO2, और क्या बनेगा, H2O। हमसे पूछा क्या हुआ है, H2O का अमाउंट, लेकिन पहले इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे सर। तो बैलेंस कीजिए भैया, यहां कितने हाइड्रोजन हैं, 2, लेकिन यहां कितने हैं, 4, तो यहां किससे बना लेते हैं, 2 से, हो गए बराबर। अब ऑक्सीजन गिनिए, यहां कितने ऑक्सीजन हो गए, 4, यहां कितने हैं, 2, यहां भी 2 कर देते हैं, कार्बन तो नहीं उतने। ठीक है चलिए, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम अब क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सब कुछ बैलेंस है ना, एक कार्बन हमारे पास है, 4 ऑक्सीजन हमारे पास है, और 4 ही हाइड्रोजन हमारे पास है। ठीक है चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि अगर मास की टर्म में दिया हुआ है तो हर एक टर्म के नीचे उनका मोलर मास लिख लीजिए। राइट द मोलर मास ऑफ ईच कंपोनेंट इन द रिएक्शन।
ठीक है, तो लिख लीजिए भाई कंपोनेंट का मास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लाइन के नीचे, यहाँ एरो डाल के। तो CH4 का मास कितना होता है, कार्बन का मास कितना होता है 12 और 4 हाइड्रोजन का, तो टोटल कितना हो गया 16 ग्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ ये ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32, तो यहाँ कितना हो जाएगा 64 ग्राम, नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल का 32 होता है भाई, तो 2 का 64 हो गया। यहाँ पे आइए CO2 कितना होता है 44 ग्राम होता है, और वाटर का कितना होता है, वाटर का 18, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 36 हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है बेटा, हमारे क्वेश्चन में मीथेन का मास 16 ही दे रखा है, तो यहां से हम क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए कि करना क्या होता है। मान लीजिए मैं इसको 16 की बजाय यहाँ पे हम कर लेते हैं 80 कर लेते हैं भाई, 80 ग्राम से हमने जलाया है, तो 80 ग्राम से कितना बनेगा, यहाँ तक कंसेप्ट समझ आएगा। अब क्या करना है, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं करने के, बहुत तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन बहुत आसान तरीका वाला हम करेंगे जो बहुत इजी लगे आपको। ठीक है, अब साफ दिख रहा है, देखिए आपको एक मेथड होता है आपका, जो मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना, मैथमेटिक्स पढ़िए, मैथमेटिक्स जो बायो वाले बच्चों के सर कहाँ आप मैथ का नाम ले रहे हो, बहुत मुश्किल से तो पीछा चुका है, फिर आप वापस मैथ पे आ रहे हो। लेकिन बेटा 10th तक तो मैथ आप नहीं पढ़ा होगा, और अगर 10th तक मैथ पढ़ा होगा तो इतना तो याद आ जाएगा। तो हम एक मेथड बोलते थे यूनिटरी मेथड, बहुत छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे, अब वहां वही चीज करनी है। जैसे मैं एग्जांपल आपको याद दिलाता हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई चीज है आपकी, हमें वो चीज 10 रुपए में 10 रुपए की 5 आती है, तो 50 रुपए कितनी आएगी, तो आप क्या करते थे कि 10 रुपए की चीज आती है 5, तो 1 रुपए की आएगी 5/10, तो 100 रुपए की आएगी दिस। वो होता था यूनिटरी मेथड, जहां आप एक के लिए निकालते थे और फिर एक से निकाल के सबके लिए निकाल लेते थे, वहां भी हमें वही करना है। ठीक है, अब भाई यहां से दिखता है, बैलेंस इक्वेशन से भी दिखता है, क्या दिखता है कि भाई 16 ग्राम मीथेन से 16 ग्राम मीथेन से कितना वाटर बनता है 36 ग्राम वाटर बनता है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा 36 बाय में 16 बनेगा, तो हमारे पास कितने ग्राम है 80 ग्राम है, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो 80 ग्राम से कितना हो जाएगा 36 बाय में 16 इनटू में 80, आंसर आ जाएगा 5 को 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 150 और 180 आ जाएगा, तो 180 ग्राम आ गया आपका। तो ये आपका वाटर का अमाउंट आ गया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए 3 स्टेप बताए मैंने आपको बस, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, फिर अगर मास दे रखा है तो आप मोलर मास लिखिए, वॉल्यूम दे रखी होती तो हर एक की वॉल्यूम लिखिए एट एसटीपी, मोल दे रखे होते हैं तो मोल नीचे लिखिए सभी के। मोल तो आपको यहां से मिल जाएंगे बेटा स्टोइकियोमेट्री से, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, तो यहां से आपको मोल मिल जाएंगे 1 मोल 2 मोल 3 मोल एंड सो ऑन। ओके, वॉल्यूम भी आपको यहीं से मिल जाएगी, बेसिकली तो 22.4 लीटर एक मोल में होती है, तो अगर यहाँ 5 मोल लिखा हुआ है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो क्वेश्चन में कहेंगे वैसे हम, बट मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि पहला स्टेप सबका सेम है। दूसरे स्टेप में आपको ये देखना है कि यहाँ क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है तो मास की टर्म में लिख लो, वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम की टर्म में लिख लो, मोल की टर्म में दिया हुआ है तो मोल की टर्म में लिख लो, या फिर दोनों चीजें इन्वॉल्व हो, मतलब गैस भी हो और मास भी दे रखा हो तो मास भी लिख लीजिए, जहां वॉल्यूम की जरूरत है वहां वॉल्यूम लिख लीजिए। क्लियर, और उसके बाद मेथड अप्लाई कर दीजिए जो मैंने आपको सिखाया है, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, आज हम एक या 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके, उसके बाद देखते हैं टाइम बचता है तो आगे करते हैं, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, हमारे पास वो टाइम है। क्लियर, चलिए इसको साफ कर लें। कुछ बच्चों के मेरे पास सजेशंस भी आ रहे हैं कि सर ऐसे भी पढ़ाइए ऐसे भी पढ़ाइए, तो उन बच्चों को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जो वीडियो देख रहे हैं और अपना समझ के मुझे सजेशंस भी दे रहे हैं कि सर ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि इस तरह से पढ़ाऊँ। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन एक करते हैं अच्छे से। तो ये है बेटा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में आपको बहुत चीज़ समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका,
और ज्यादातर ये नीट में आता है क्वेश्चन ऐसा, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट एक बार समझ जाओगे तो फटाफट अपने माइंड में कैलकुलेशन करके इसको जल्दी निकाल सकते हो। ओके, मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट मेथड बताता हूँ। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। वो कह रहा है कि मेरे पास 1.84 ग्राम मिक्सचर है CaCO3 और MgCO3 का, इन दोनों का मिक्सचर है जिनका टोटल वेट कितना है 184 ग्राम है। उसको हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं जब तक कि सारा का सारा मास खत्म नहीं हो गया, टिल नो फर्दर लॉस ऑफ मास टेक प्लेस, जब तक मास खत्म होना रुक नहीं गया है। उसके बाद क्या है, रेजिड्यू वे 0.96 ग्राम। रेजिड्यू मतलब ये है कि जब इसको जला रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो एक तो गैस बन रही होगी और एक सॉलिड बन रहा होगा, तो जो सॉलिड पार्ट बचेगा उसको रेजिड्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको कितना है 0.96 ग्राम है। तो आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है मिक्सचर की, यानी ये कितने परसेंट प्रेजेंट है और ये कितने परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है। टोटल हमें दे रखा है, अगर मैं इसका अमाउंट निकाल दूं, इससे डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर लूं तो परसेंटेज आ जाएगी इसकी, सेम ऐसे इसकी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले तो आपको ये मानना है कि मान लेते हैं भाई, लेट कर लेते हैं कि जो CaCO3 का अमाउंट है वो मिक्सचर में x ग्राम है, ठीक है। तो MgCO3 का अमाउंट कितना होगा, MgCO3 का अमाउंट होगा 1.84 माइनस x, टोटल 1.84 है, उसमें से x CaCO3 है, तो ये MgCO3 कितना हो गया 1.84 हो गया। अब देखिए जब हम CaCO3 को हीट करते हैं, 10th क्लास में आपने सीखा है बेटा कि जब हम CaCO3 को हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है और ये बैलेंस है, जरूरत नहीं है हमें। इसी तरह से अगर हम MgCO3 को हीट करते हैं तो वहां से भी क्या मिलता है, MgO प्लस CO2 मिलता है। तो CO2 तो गैस है, उड़ जाएगी। रेजिड्यू क्या बचा दोनों में, एक में CaO और एक में MgO। सॉरी, हमारे केस में कॉमन क्या है, हमारे केस में कॉमन CO2 है, तो हमें इस रेजिड्यू वाले इस केस में हमें CO2 का अमाउंट पता करना है, ना कि CaO और MgO का अमाउंट पता करना है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं पता, कैसे करेंगे अभी बताया था। देखिए मास दे रखा है ना, तो मास लिख लेते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपका होता है 40 प्लस 12, हम लिख लेते हैं 40 प्लस 12 प्लस 48, तो टोटल ऐड कीजिए कितना हो गया 60 और 40 100, तो ये 100 ग्राम हो गया। तो 100 ग्राम से कितनी बन रही है CO2 गैस। देखिए जब भी मिक्सचर का केस हो ना, तो मिक्सचर वाले केस में हमेशा उस प्रोडक्ट को देखिए जो कॉमन हो, वही हमें हेल्प करता है। तो यहां से भी कॉमन क्या है CO2 है, यहां से भी कॉमन क्या है CO2 है, तो 44 ग्राम ये बनेगी। इसी तरह से मैग्नीशियम का निकालिए। मैग्नीशियम का जो होता है आपका, मैग्नीशियम का हम 24 मान लेते हैं, 12 होता है डबल कर लेते हैं, 24 हम मान लेते हैं। तो 24 प्लस 12 और प्लस 48, तो 60 तो ये हो गया, 60 प्लस 20 80 84 हो गया। तो ये 84 ग्राम से 44 ग्राम मिलती है, यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए 100 ग्राम से बनती है 44 ग्राम, 100 ग्राम से बनती है 44 ग्राम, तो x ग्राम से कितनी बनेगी, अभी पढ़ा था हमने यूनिटरी मेथड, 44 बाय 100 इंटू में x, क्लियर। इसी तरह से MgCO3 के लिए निकाल सकते हैं, तो उससे कितनी बनेगी 44 डिवाइड बाय 84 इंटू में 1.84 माइनस का x, ये बनेगी, ठीक है, समझ में आ गया। यहां से कितनी बनेगी, इतनी बनेगी, और यहां से कितनी बनेगी, इतनी बनेगी, और इन दोनों से टोटल कितनी बन रही है 0.96 बन रही है। इसका मतलब अगर मैं इसको साफ कर लूं फटाफट, यहां से हम इसको साफ कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब 44x बाय में 100, ठीक है, प्लस 44 बाय में 84, 1.84 माइनस x, और ये इक्वल किसके होना चाहिए हमारा 0.96 ग्राम के। तो जब यहां से हम इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हमारे पास यहां से आएगी, और जो हमारे पास x की वैल्यू आती है वो x की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आती है, x की वैल्यू हमारे पास आती है यहां से 1 ग्राम, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आती है 1 ग्राम। तो ये कितना बचा, यानी किसका अमाउंट आ गया, CaCO3 का अमाउंट आ गया। इसी तरह से अगर हम 1 - 84 - 1 करेंगे
तो 0.84 आ गया, वो किसका आया, MgCO3 का अमाउंट आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें निकालनी क्या थी, परसेंटेज कंपोजिशन, तो निकाल दीजिए बस, क्या होगा 1 डिवाइड बाय 1.84 इंटू में 100। इसी तरह से इसके लिए निकालिए 0.84 डिवाइड बाय 1.84 इंटू में 100, तो ये क्या आ जाएगी, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो आ जाएगी। तो आई होप कि आपको यहां तक का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका आंसर आप करिए कैलकुलेट, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का एक क्लास क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मास मास रिलेशनशिप। वॉल्यूम के लिए और मोल के लिए हम करेंगे अभी, बट मैं आपको सिर्फ मास के लिए समझा रहा हूँ। और मास मास से दो एप्लीकेशंस आपकी निकल के आती हैं। एक तो आपकी निकल के आती है कि मिक्सचर में कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी रिएक्टेंट का, दूसरी है परसेंटेज प्योरिटी। इम्प्योर आपको दिया होगा, आपको प्योर निकालना है, तो इम्प्योर में कितना प्योर, जैसे हालांकि आपको पायरोसाइड दिया होगा, दिस इज द पायरोसाइड, क्योंकि इसकी प्योरिटी कुछ हुई है और यही इम्प्योर है, तो इट मींस कि पायरोसाइड क्या है आपका, MnO2 है, तो आपको MnO2 की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये कह रहे हैं कि क्लोरीन मिली है हमें जब हमने पायरोसाइड की रिएक्शन करी है डाइल्यूट HCl के साथ। हमें नहीं पता क्या रिएक्शन हुई है, हमें तो ये पता है कि जब MnO2 HCl के साथ रिएक्शन करता है डाइल्यूट, तो यहां से एक प्रोडक्ट बनता है Cl2, बाकी क्या बनते हैं हमें कोई मतलब नहीं है। एक प्रोडक्ट से मतलब है हमें Cl2, बाकी XY कुछ बनता हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो Cl2 से मतलब है। ठीक है, इसी तरह फिर कह रहा है कि is found to combine completely with the hydrogen produced by reaction of magnesium and excess of dilute HCl। कह रहा है कि जो Cl2 निकली है वो जब मैग्नीशियम की रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहां से हाइड्रोजन बनती है और MgCl2 बनते हैं, तो हम 10th में पढ़े हैं, और इसके साथ कंबाइन कर लेता है, यानी कि दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। यहां जो ये MnO2 है भाई हम प्योर मान रहे हैं। ठीक है, और जो प्योर होता है आपका, प्योर का आपका जो मास होता है इसका, वो आपका 87 ग्राम होता है। ठीक है, तो 87 ग्राम मैग्नीज से आपकी 71 ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस होती है, और यहां मैग्नीशियम कितना होता है 24 ग्राम से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, उससे आपस में रिएक्शन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन देखिए भाई, हमारे पास मैग्नीशियम अमाउंट कितना है 10 ग्राम है, मतलब सारा काम इसी का है। जब 24 ग्राम है तब 87 ग्राम हमें प्योर चाहिए होता है, तो जब 10 ग्राम होगा तो कितना लगेगा वो निकाल लेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, निकाल दो कि 24 ग्राम के लिए चाहिए होता है 87 ग्राम प्योर MnO2, तो 1 ग्राम के लिए 87 बाय 24, तो हमारे पास कितना है 10, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा 87 बाय 24 इंटू में 10, ये आ गया प्योर MnO2। और ये कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 36.25 ग्राम। ओके, परसेंटेज निकालनी है प्योरिटी की, तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये दे रखा आपको अमाउंट, तो 36 क्या है आपका प्योर है, इम्प्योर कितना है 45.31, इंटू में कर दीजिए 100, वो आपको इसकी परसेंटेज प्योरिटी दे देगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आज का। ठीक है, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपनी देता हूं वाणी को आराम, और उम्मीद है कि आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द बेस्ट।